नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम 2025 की। और डियर फ्रेंड्स, यहीं पे टुडे जो हमारा सेशन है वो है पॉलिटी, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स, सब जानते हैं कि हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री में हमने भारत छोड़ो आंदोलन, देन हिस्ट्री पूरी ऑल कंप्लीट है। देन यहीं पे हमने भारतीय अर्थव्यवस्था भी कंप्लीट कर लिया है। इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर लिया है। और अब हमारी पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, देन हम साइंस स्टार्ट करेंगे। ओके, पर फिर आपको बस मेरे साथ में बने रहना है, कोई भी सोच नहीं होगा, एकदम मस्त तरीके से। सो यहीं पे पॉलिटी में आज हम करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय बेस्ट थ्योरी रहेगी, लास्ट में 30 क्वेश्चन रहेंगे। चैप्टर ये 6 है, इससे पहले 5 चैप्टर आपके पॉलिटी के कंप्लीट हो गए हैं। भाई शिवानी सिंह मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आप सबको कराए जा रहे हैं। ओके, सो चलिए फिर अब हम बढ़ते हैं अपने बेस्ट सेशन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये सेशन है। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। आप सबको पता है जो हमारी गुड न्यूज़ है, देखो गुड न्यूज़ हमारी यह है कि अगर आपको बिल्कुल फ्री में अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन करें 7505890761। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, आप ठीक है सारी PDF लीजिएगा और अपनी PDF से अपना अभ्यास कीजिए। क्योंकि आप खुद ही बताओ भैया, यहाँ पे देखो मैं गलत तरीके से सजेशन नहीं करूँगी। आप ओनली वीडियो को 1 या 2 बार ही वॉच कर सकते हैं। आप 10 बार देख लो, 20 बार देख लो, लेकिन जो चीज़ है आपके धीरे धीरे पढ़ने से, अभ्यास करने से, बार बार रिपीट करने से याद होती है, वो चीज़ आपकी बार बार वीडियो देख के अच्छे से वॉच नहीं हो पाएगी, ठीक है। और आपका कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा और आप अभ्यास भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा तो यही सजेशन है कि भैया आप PDF लीजिए और PDF लेने के बाद में आप क्या करिए, अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कीजिए। तो चलो पहले हम यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय, पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे, देन हम लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। देखो सर्वोच्च न्यायालय में हम बात करेंगे, अगर सर्वोच्च न्यायालय में आपको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है भैया, अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय का क्या बनना है, न्यायाधीश बनना है, तो आपकी न्यूनतम योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। आप भैया या तो किसी उच्च न्यायालय या फिर 2 से 2 अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम आप 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हो। अगर आपके पास ये यहाँ पे ठीक है ये सारी क्वालिटी है, ये योग्यता है, तो तभी आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट, या फिर किसी उच्च न्यायालय या फिर न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है, यह तो यहाँ पे जो मैंने कहा है 5 वर्ष के लिए, ओके, या फिर किसी उच्च न्यायालय या फिर न्यायालयों में लगातार 10 साल के लिए आप अधिवक्ता रह चुके हो या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का कुछ उच्च कोटि आपको ज्ञात हो, तो आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने लायक है। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। यहीं पे संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय ही है। आपसे क्वेश्चन बनेगा, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का जो उल्लेख है वो भाग 4 में है। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक है वो है सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन बने, आपको बस प्रिपेयर रहना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ये भी देखो। बात करें रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो भैया भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कैसे की गई, किस माध्यम से की गई, किस एक्ट के थ्रू की गई, तो ये भी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, देन आपकी याद भी होना चाहिए। तो यहीं पर अगर हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, तो इसके अंतर्गत भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो भैया सर्वोच्च न्यायालय की बात थी, अब अगर हम उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करता है। यहीं पे भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है भैया? राष्ट्रपति ही करता है। चलो नेक्स्ट, आगे पॉइंट्स देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम या फिर गणपूर्ति 2 नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं। तो ये भी याद रखें, कितनी एज यहाँ पे आपकी होनी चाहिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वर्ष तक की पदधारी। तो भैया 65 वर्ष तक, जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते तब तक वह उच्चतम, अगर भाई आप सर्वोच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश हैं तो आपकी जो एज है यहाँ पे 65 तक आप रहेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, बात करें जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। जस्टिस एम हिदायतुल्ला भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो बेहतरीन एकदम मस्त यहाँ पे फैक्ट्स है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या बात है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होते हैं, प्रेसिडेंट और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, जब दोनों के पद खाली होते हैं तब उनके काम भारत के मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। प्रेसिडेंट और यहाँ पे प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट है, अगर ये नहीं होते हैं ओके, फिर इनके वर्क कौन करता है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो करता है। सो यहाँ पे जस्टिस एम हिदायतुल्ला भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जो कि प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया। तो पूछ सकते हैं किसने किया था। नेक्स्ट, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है। चलो और देखते हैं यहाँ पे, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ होता है कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है कानून की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यह न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ होता है, याद रखिए आप। नेक्स्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो भैया यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन बनता है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत किसने, तो मूल ढांचे के सिद्धांत की बात करें, मूल ढांचे की, तो ये होते हैं केशवानंद भारतीवाद में, इन्होंने प्रतिपादित किया था। यहीं पे फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश बनी। तो उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी, वो थी कौन, यहाँ पे फातिमा बीबी। तो ये पॉइंट्स भी याद रखें, फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश बनी। ओके, सारे पॉइंट्स बहुत बेहतरीन गजब के पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं इंदु मल्होत्रा, सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो अगर बात करें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सबसे पहली महिला वकील कौन थी, इंदु मल्होत्रा थी। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के न्यायमूर्ति PSN भगवती थे उस समय। चलो नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो भारत के प्रेसिडेंट को कैसे हटा सकते हैं, महाभियोग लगा के, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद में क्या करेंगे, महाभियोग प्रस्तुत करेंगे, प्रस्ताव जो होगा उसे पारित करेंगे। पारित होने के बाद में आप भारत के जो प्रेसिडेंट है उसे हटा सकते हैं। और भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत की संसद को। तो देखो भैया, यहाँ से भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं हम, महाभियोग लगा के। कैसे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के नहीं, कंफ्यूज हो सकते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करेंगे, फिर भारत के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। और भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत की संसद को है। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार भी है। चलो आगे नेक्स्ट देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संचित निधि से आहरित होता है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य तथा 33 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था है। तो उच्चतम न्यायालय में मुख्य कितने हैं, एक होते हैं, और न्यायाधीश की व्यवस्था
अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था कितनी होती है? 33 होती है। मेन जो है 1 होता है, बाकी आपके 33 होता है। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट्स एक दो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय का भी था, लेकिन मैं इसकी थ्योरी देन यहाँ पे एमसीक्यू अलग से आपको कराऊंगी, उसके लिए आप यहाँ पे निश्चिंत रहे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पे देखा है सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की बेस्ट हमने थ्योरी यहाँ पे देखी है। अब हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू, बेहतरीन तरीके से मस्त यहाँ पे 30 क्वेश्चन है। सो चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओके बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और स्क्रीन पर आप सबके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायिक का उल्लेख है? तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, थ्योरी में चीज़ पढ़ाई थी, वो भाग है 4 यहाँ पे, जिसमें कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायिक का उल्लेख है। संघीय न्यायिक का उल्लेख आपका भाग 4 में है, स्टार्टिंग की थ्योरी में ही ये पॉइंट्स आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारत अगर बात करें संविधान के व्याख्याकार और संरक्षण कौन होते हैं, तो कौन होते हैं भैया? सर्वोच्च न्यायालय। कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। आगे बढ़ा, नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की व्याख्या का मुख्य अधिकारी कौन है? तो यहाँ पे भी बेस्ट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की व्याख्या का जो मुख्य अधिकारी होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? सो यहाँ पे होते हैं विनियम अधिनियम 1773, और ये मैंने बताया था कौन सा एक्ट है। भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है किस एक्ट के द्वारा? तो यहाँ पर आपकी विनियम या कि अधिनियम, अगर बात करें यहाँ पर हम 1773, बताओ बताया था कि नहीं बताया था? नेक्स्ट, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। नेक्स्ट, स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की अतिरिक्त न्यायाधीशों की व्यवस्था क्या थी? तो यहाँ पर 7 थी। कितनी थी भैया? 7 थी, बताया था। नेक्स्ट, और ये भी देखो, वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो यहाँ पे 33, और जो मेन होता है मुख्य यहाँ पर वो कितना बताया था मैंने? तो मेन यहाँ पे जो वर्क होगा वो 1 करेगा, बाकी यहाँ पे 33 थे। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसके पास होती है? तो वृद्धि की शक्ति किसके पास है भैया? संसद के पास होती है। किसके पास है भाई? संसद के पास में होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार योग्यता दिया जाना चाहिए? अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश आपको बनना है तो आपके पास में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? वह 1 या 1 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ये पॉइंट्स गलत है। वह 1 या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक वकालत करता रहा हो, या फिर वह एक परंपरागत अधिवक्ता हो। उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, उपयुक्त में से कोई भी। ठीक है, सॉरी, यानी कि यहाँ पे इनमें से कोई भी योग्यता ये है, बेस्ट है। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, ये भी है, ये भी है, ये भी। उपयुक्त में से कोई भी, यानी कि इनमें से कोई भी आपका हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति की बात करते हैं हम, कौन करता है भैया? तो यहाँ पर कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको थ्योरी में भी कराई थी। स्पेशली अगर ध्यान से आप पढ़ते हैं, ध्यान अगर आपका इधर है, तो बिल्कुल कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइए कौन करता है? तो यहाँ पे इनकी भी भैया प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे सलाह ली जाती है? वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से सलाह ली जाती है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है स्क्रीन पर 14 क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। भारतीय संविधान में तथार्थ न्यायाधीशों की अपील का प्रस्ताव है। देखो, सर्वोच्च न्यायालय में भी, उच्च न्यायालय में, जिला और सदर न्यायालय में भी, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल ऑल ऑफ दीज यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट आंसर्स होगा। नेक्स्ट है स्क्रीन पर 15 क्वेश्चंस, और मस्त क्वेश्चन है एकदम यहाँ पे। सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी भी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गणित नहीं होता। और ये मैंने लास्ट थ्योरी में आपको ये पॉइंट्स बताया था। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है,
सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की पेशकश कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति की ओर से प्राप्त सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय में जो तथार्थ न्यायाधीशों की पेशकश होता है वो करता है राष्ट्रपति की ओर से, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट मस्त क्वेश्चन है। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम किस वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? कम से कम मान के चलिए 10 वर्ष तक। कितनी भैया? 10 वर्ष तक। ये हमने थ्योरी में भी कवर की थी। नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन है, मस्त एकदम। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश नियुक्ति आयु तक अपने पद पर बना रहता है वो 65 वर्ष तक, 65 ईयर तक का जब तक नहीं हो जाता तब तक वह पद पर रहेगा। जैसे 65 ईयर का हो जाएगा फिर जैसे टीचर्स लोग होते रिटायर होते हैं ऐसे ही इनका भी यहाँ पे सेम होता है। ओके नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु भी कितनी होती है? इनकी भी 65 होती है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने आयु तक अवस्थित रहते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के बार बार वही क्वेश्चन रिपीटेड है, इनमें से रॉन्ग है भाई। 65 है ना, तो अब 65 तो नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है ना। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं गुमराह करने वाले, तो हमें तो याद रखना है 65 है भैया। अब ऑप्शन में कुछ भी हो बस 65 देखना है। नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से केवल किन वैधानिक आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार, योग्यता, दोनों। बिल्कुल कदाचार और योग्यता दोनों यहाँ पर आपकी राइट है। नेक्स्ट 11 मई 1993 को सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध जनमत संग्रह में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था? और वो लाया गया था यहाँ पे वी रामास्वामी। ओके इनके द्वारा। नेक्स्ट भैया अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? मस्त क्वेश्चन एकदम बेस्ट। तो इनका होता है यहाँ पे देखो 2,80,000। वाह, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो भैया इनका वेतन होता है 2,80,000। यहीं पर बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? तो इनका 2,50,000 होता है। दोनों पॉइंट्स याद रखने, दोनों पॉइंट्स डिफरेंट है। चलिए जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली थे तब उनका काम कौन संभालता है? बताओ। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना सर्वोच्च न्यायालय के, वही तो संभालते हैं, थ्योरी में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बड़ा ही मस्त आ चुका है, अभी थ्योरी में मैंने जस्ट कराया है। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? और भैया वो कौन थे? जस्टिस M रमास, ये थे ना। चलिए नेक्स्ट है 27 सेवानिवृत्त के अधीनस्थ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कर सकते थे, किसी भी न्यायालय में नहीं। सेवानिवृत्त के अधीनस्थ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च में या फिर दोनों में, बल्कि किसी भी न्यायालय में नहीं। ओके इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट और लास्ट है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? ये सिर्फ और सिर्फ संसद को होता है। किसे होता है? संसद को होता है। ओके सो क्लियर है, थ्योरी भी यहाँ पे कवर की है। ये UPSSC पेट एग्जाम 2025 हिंदी में भी वर्तनी सुब्दी थ्योरी बेस्ट कंसेप्ट है। देन टॉप 30 क्वेश्चन है हिंदी बेस्ट, पेपर में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस, पेपर में यही आएगा, रट लो, बेस्ट है। 4 यहाँ पे मेरा पार्ट्स है, मेरी ही क्लासेज है, देख सकते हैं। बेस्ट एकदम मस्त प्रिपरेशन है, एकदम बेस्ट तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देख देख के सारी चीज़ें मैंने रखी हुई है, जहाँ से जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वही चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। लास्ट क्वेरी हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सेशन आपको अच्छा लगता है, मस्त, यहाँ पे कोई भी इशूज़ नहीं है, तो बिल्कुल आप सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ एक बार फिर से जाते जाते यहाँ पे अगर आपको बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए तो ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर 7505890761 आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी और PDF भी सेंड कर दूँगी। जैसे आप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं बाद में आपको सारी PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है, जो भी आपको वहाँ पे हम सेंड करते हैं। तो जैसे क्लास होती है देन यहाँ पे इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में आपकी जस्ट यहाँ पे PDF भी प्रोवाइड हम कर देते हैं। तो बेस्ट तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं है। ये नहीं कि 100 रुपये में बेच रहे हैं, 200 में बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्री में है। तो निश्चिंत होकर आप PDF लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। फुल GK यहाँ पे, और GK में यहाँ पे कराऊंगी UPSSC पेट की। ओके कंप्लीट हिस्ट्री हो चुकी है, भारतीय अर्थव्यवस्था
हो चुकी है, भारतीय संविधान चल रहा है, कुछ ही यहाँ पे इसके भी चैप्टर्स बचे हुए हैं, जैसे कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम यहाँ पे करने वाले हैं क्या, फिर हम करेंगे यहाँ पे ज्योग्राफी, जो कि बहुत ही मस्त सब्जेक्ट रहता है सभी फ्रेंड्स का। तो चलिए मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।